तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले इंटरव्यू की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। वाह, ये हुई ना बात। सुनील सिंह जी, सुनील सैन जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देख रहे हो विनोद, सब लोग जगह हैं। विनोद कहाँ गया? हम्म। हाँ सर, यही है सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो विनोद? ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू की तैयारी चल रही है? चल रही है सर, लेकिन इतना ज्यादा ब्रांच में काम हो जा रहा है ना सर कि एकदम ओके। आ, परेशान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हम्म। तो काम तो आपकी निशानी है और काम के लिए ही हाँ सारी परेशानी है। और सर, एक तो है ना, एक मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया है सर। हाँ, तो जब तक हाँ। इंटरव्यू इंटरव्यू ना हो जाए, जो जो हम्म। चीज़ें आपको परेशान करती हैं, उन उन चीज़ों को जो है आप थोड़ा दूर रखिए, है ना। उन उन चीज़ों को थोड़ा दूर रखिए या डिलीट नेगेटिव करने की ये कोशिश हो कीजिए। गया है सर हाँ जी। कि नेगेटिव ये हो गया है कि हाँ। डीबीजीबी में कैंपेन चल रहा है, 3 3 महीने का कैंपेन होता है। ओके। तो एक साल से जितने भी कैंपेन चले ना, सब में हम लोग का ब्रांच ठीक था। टू हम्म। मैन ब्रांच है तो टू मैन ब्रांच के हिसाब से ठीक था। लेकिन ये जो संकल्प 3 आया ना, तो कुछ हम्म। कारणवश जो है हमारे मैनेजर साहब सस्पेंड हो गए। लोन उनका कुछ मैटर था उनका। हम्म। हम्म। तो 5 दिसंबर को सस्पेंड हो गए। उसके बाद डेपुटेशन पर स्टाफ दिया जाता, कभी दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता था। ओके। और फिर बीच में मेरा हाथ भी क्रैक कर गया, हम भी छुट्टी पर चले गए। ओके। और तो ब्रांच का परफॉर्मेंस बहुत ही गड़बड़ हो गया पूरे डीबीजीबी में। हम हाँ। लोग का ब्रांच जो है बॉटम में है, बॉटम से सेकंड है। अच्छा, कोई एक बात हजार नहीं। जहाँ अठहत्तर जहाँ ब्रांच में परेशान है। परेशानी भी तो बड़ी बड़ी है ना आपकी। तो यही तो एक अपॉर्चुनिटी है। आप अलग से मेरे से बात करना, है ना, अलग से हाँ बात सर। करना। मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगा, पर्सनल कैलिब्रेशन करूंगा कि इस परिस्थिति में क्या बेहतर हो सकता है। और इस परिस्थिति में आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है दूसरों से परफॉर्म करने के लिए और दूसरों से ज़्यादा अपने आप को साबित करने के लिए। और क्या चीज़ें कहना है, हमेशा दो तीन चीज़ें याद रखिए। जितनी भी निराशावादी चीज़ें हैं और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन पर डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है इंटरव्यू तक। क्या हमने पिछले समय में जो अच्छा काम किया है उसको जिक्र करना है, उसको ध्यान में रखना है और उसी की ही फिक्र करनी है इंटरव्यू के रिजल्ट आने तक, इंटरव्यू का सामना करने तक। क्योंकि जो भी सफलता और असफलता है, वो आपके दिमाग पर क्या चल रहा है, वही एक्चुअल में घटित होता है। ठीक है विनोद, सुन हाँ रहे हो? सर। ये अच्छी बात है कि हाँ सर। आपने मेरे से बात कही, क्योंकि जो कमी है आप दो ही व्यक्ति को बता सकते हैं। एक है आपके माता पिता और दूसरा आपका मेंटर और तीसरा भगवान। ठीक। इस हाँ तीनों के सर। अलावा अपनी कमजोरी, अपनी नेगेटिविटी किसी और को मत बताइए, चाहे अपना पड़ोसी ही क्यों ना हो। अगर पड़ोसी है तो आपका एम्बेसडर बन जाएगा, आपकी सारी कमजोरी सभी मोहल्लों को बता देगा। तो हाँ। मैं आपके लिए अलग से, मतलब संडे का समय देता हूँ। संडे को 10 साढ़े 10 बजे आप बात करना। मैं इंडिविजुअल आपको ना सेशंस में लेके जो है पर्सनल 1 to 1 में आपको कैलिब्रेट करूँगा। और एकमात्र उद्देश्य है, संकल्प जितना सुदृढ़ होगा, विकल्प उतने कम होंगे। संकल्प कमजोर हुआ, विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। संकल्प पे डिपेंड करेगा। 100 विकल्प है मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन केवल एकमात्र संकल्प है मंजिल तक जाने के लिए। वाह वाह करो विनोद, वाह वाह करो। वाह वाह सर। और संजोग से सर, हम लोग का जो कैंपेन है उसका नाम भी संकल्प है सर। बताओ, वाह, ये तो गजब हो गया। हम्म। तो संकल्प 4। हाँ, ये है आपकी सुदृढ़ता। तो आज के सेशंस में विनोद रहेगा, सुनेगा। नेगेटिव बातें अब उसके पास हैं, उसको मैं लेके जाऊंगा, उसको लॉकर में रखूंगा कुछ दिन के लिए। संडे को मुझे मुझे सारी नेगेटिव बातें वो देगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू के लिए कोई एडिशनल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा रहेगा विनोद, अच्छा रहेगा? हाँ सर।
आप जो हो अभी इस घड़ी, इस घड़ी जैसे हो, वही से वही उसी का ही सामना करना है इंटरव्यू में। आपको कोई एडिशनल तैयारी करने की जरूरत नहीं, और कोई भी चीज़ डरने की जरूरत नहीं। आपको इंटरव्यू के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटन टेस्ट के एग्जामिनेशन में आपने अच्छी तैयारी करी है। रिटन टेस्ट में आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है। इंटरव्यू के लिए तो दो तीन चीज़ों की तैयारी करके हमको जाना है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर थोड़े ही समय में, 5 मिनट में, कई बार 3 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में एक प्रतिभागी को, एक एस्पिरेंट को समझना होता है, और ये जानना होता है कि वो इस पद के लिए कितना योग्य है, और उसका चयन करना होता है। तो एक कम समय में आप कितना चीज लेके जाइएगा, कितना चीज लेके जाइएगा बताइए, हैं? और ज्यादा ले जाना है तो राजू प्रकाश को लेके जाओ। कहाँ है राजू प्रकाश? है राजू, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आधा रख के जाना बेटा घर पे, है ना? आधा रखना है अपने को, आधा सब लेके नहीं जाना। जो मैं दे के आया हूँ ना, सारा चीज लेके नहीं जाना है उधर। आधा, आधा इधर उधर रख देना, बांटते रहना, ठीक है? ओके सर ओके। ओके राजू, तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो अभी ताजा ताजा 3 दिन के इंटरव्यू को साझा करेंगे। धीरज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? वाटम वार जी, धीरज जी। हेलो धीरज जी, आप माइक ऑन कर सक पाएंगे? ओके, क्योंकि शायद इनका रिजल्ट वगैरह आ गया है धीरज जी का। धीरज जी, वाटम वार जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर यस। ओके धीरज जी, आपका रिजल्ट आ गया ना आपका? हाँ सर हो गया है। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो। तालियों से थोड़ा अभिनंदन कर दीजिए हमारे साथी को। धीरज जी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। धीरज जी, कौन से बैंक से हैं, कौन से स्केल में आपका प्रमोशन हुआ? अ, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। ओके, विदर्भ और ग्रामीण बैंक। हाँ और हाँ, कब रिजल्ट निकला? और रिजल्ट दिसंबर में ही निकला, 12 दिसंबर को। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, 3 तालियों से अभिनंदन किया हमारा विनोद। आपका मन भी थैंक यू सर बहुत थैंक विनोदित हो गया होगा। तो धीरज जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपका रिटर्न एग्जाम कब हुआ था? यू। रिटर्न एग्जाम 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी हाँ धीरज जी से थोड़ी बात करेंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सीखने मिलेगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा अभी ये प्रमोशन हुए हैं। किसी भी एग्जामिनेशन की सफलता के लिए 3 पिलर होते हैं। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा अप्राइजल। तो तीन, इन तीनों में से जो अप्राइजल होता है सभी का लगभग एट पार होता है। रिटन एग्जाम बहुत प्रतिस्पर्धात्मक रहता है, और इंटरव्यू जो होता है, रिटन एग्जाम पे भी डिपेंड करता है, अप्राइजल पे भी डिपेंड करता है। वो फ्लुएंस होता है वो। जो इंटरव्यू है वो फ्लुएंस किया जा सकता है, मतलब उसमें तब्दीली होती है दोनों पैरामीटर को देखते हुए। एग्री करते हैं धीरज जी? आप एग्री कर रहे हैं मेरी बातों को? यस सर यस सर। जी। ठीक। हम लोग सरल भाषा में हमारे साथियों को थोड़ा हौसला देंगे। धीरज जी, आपका 5 दिसंबर को रिटर्न एग्जाम हुआ, तो उस समय हाँ जब रिटर्न पाँच एग्जाम, नवंबर को रिटर्न एग्जाम हुआ था सर। ओके, तो जब रिटर्न एग्जाम और दिए पाँच थे, दिसंबर को हाँ। जब रिटर्न एग्जाम दिए थे, तो उसके हाँ बाद सर। आपके मन में क्या था? थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरे को इंटरव्यू में मतलब आ जाएगा नंबर? हाँ सर, क्योंकि जो पढ़ा था वो उसमें ही सब रिटर्न में आ गया था मैक्सिमम। एटी ओके, परसेंट तो वही था। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू की तो तैयारी मैंने थोड़ी अलग से की। हाँ, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो होम टाउन रहता है उधर की इंफॉर्मेशन, उधर का एमएलए एमपी, थोड़ी ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन वो तैयारी की थी, और वही उस पे भी क्वेश्चन आ गए थे। ओके, ये बहुत बढ़िया। ये कौन है, कौन से पार्टी से है, वो भी पूछा था। आपके अच्छा, होम टाउन के बारे में बताइए, ये भी नहीं पूछा था इंटर सवाल। जब इंटरव्यू में गए, पहले बात बताइए, इंटरव्यू आपका ऑनलाइन था, ऑफलाइन था? मतलब पर्सनल इंटरव्यू, फिजिकल तरीके से प्रेजेंस था? हाँ पर्सनल इंटरव्यू था सर, फिजिकल ओ- प्रेजेंस से। ओके, तो इंटरव्यू का डेट कब था? 5 दिसंबर को, और 5 नवंबर को रिटर्न एग्जाम था। ओके, बहुत बढ़िया। 5 नवंबर को रिटर्न एग्जाम, 1 दिसंबर पाँच को पाँच इंटरव्यू। नवंबर को रिटर्न एग्जाम। ओके, हाँ और इंटरव्यू में पहला क्या सवाल पूछा गया? जब आप इंटरव्यू में अंदर गए तो पहले क्या पूछा गया आपको? हाँ। पहले सर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके बारे में बताइए।
ये पूछा था। उसके बाद फिर होम टाउन के बारे में पूछा था। होम टाउन के बारे में कुछ बताइए। तो मेरा होम टाउन लातूर है, तो उसके बारे में बता दिया। लातूर पैटर्न दिया था पैटर्न, तो वैसे, बाकी के इंफॉर्मेशन बताई थी। और बाद में फिर ये पूछा था कि एमपी वगैरह कौन कौन से पार्टी से है, ओके। ये भी पूछा था। और जो क्या होम टाउन है और वो अब सर्विस जहाँ पे है वो डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। अच्छा, तो कितने मिनट इंटरव्यू चला होगा आपका? 8 मिनट। 8 मिनट चला होगा। कितने सवाल पूछे गए होंगे? हाँ, 6 6 7। 6 7। ओके। ये दो तीन सवाल हो गए, उसके बाद फिर बैंक के बारे में पूछा था, एडवांसेस कितने हैं बैंक के। बैंक के हाँ। और ब्रांच के वो दोनों भी बता दिए मैंने, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, नेट परसेंटेज एनपीए का। ओके। अच्छा, सारे ये सब सवालों का पूछा जवाब था। और आपसे टेक्नोलॉजी सारे सवालों का टेक्नोलॉजी के जवाब। ऊपर भी। हम्म। सारे सवालों का जवाब बन गया आपको? हाँ सर, ये मैं पढ़ के गया था। अच्छा। हाँ सर, हाँ। क्योंकि ओके। ये सब है ना सर, डिपॉजिट वगैरह एडवांसेस बैंक के और अपने खुद के ब्रांच के पता ही होना चाहिए। तो हम्म। ये मैंने सब पढ़े थे। ओके। और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर सर पूछा था। हाँ, क्या पूछा? टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब चैट जीपीटी वगैरह क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आप बता पाए? तो आर्टिफिशियल, सर मैंने ये बता दिया कि हमारे हमारे बैंक का तो कुछ मतलब ऑनलाइन है नहीं। हम्म। लेकिन सभी स्टाफ मतलब अदर बैंक का ऐप की वजह से, ऑनलाइन सर्विस की वजह से दूसरे बैंक का मतलब यूज करते ही है। तो मैं भी एसबीआई का यूज करता हूँ। तो ओके। फिर मैंने बताया, तो योनो ऐप में वो चैटिंग कर सकते हैं ना हम, हमारी कुछ क्वेरी हो तो वो चैट करके, आस्क सिया कुछ तो है ना वो एप्लीकेशन। हम्म। तो उस पर मतलब चैटिंग कर सकते हैं, हमारी कुछ क्वेरी हो तो। इंटरेक्टिव सेशन रहता है ना वो चैटिंग का। तो हम्म। उधर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है वो। ओके। तो वो मैंने बता दिया था। अच्छा, ठीक है। और एकेडमिक कोई सवाल पूछा गया था बैंकिंग पॉलिसीज वगैरह से? नहीं सर, एकेडमिक नहीं, वो बैंकिंग पॉलिसीज के वगैरह मतलब रिटर्न एग्जाम में उस पे क्वेश्चन आए थे। अच्छा। इसमें इंटरव्यू में नहीं कुछ कुछ। अच्छा। ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी पूछा जाए, सभी साथियों को मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ताकि मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर साइंस में उन्नत तरीके से उसके इस्तेमाल करने वाले जो ग्राहक ग्राहक हैं उनके सोच को वो कन्वर्ट कर लेता है और इन्फॉर्मेशन देता है, और उनके आवश्यकता के आधार पर उनको उत्पाद और सेवाएं प्रेषित करने हेतु एक डाटा क्रिएट करता है। और जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई कहते हैं, इसमें इसके उद्देश्य मतलब इसके जो स्थापना के उद्देश्य से जो उनकी आवश्यकताओं को, जैसे हर भाग में दो पार्ट होते हैं, ग्राहक होता है जिसको चाहिए ज़रूरत है, और एक सेलर होता है जिसको बेचना है। तो दोनों के बीच में पता चल जाता है कि ग्राहक की इच्छा क्या है, और जिसकी इच्छा जो है वो सामान पहुंच जाए वहां पर, तो वो लेगा कि नहीं लेगा, है ना? धीरज जी बताइए कि अगर एक ग्राहक जो है उसकी आवश्यकता को हम जान गए और वही चीज़ उसके सामने ले गए, तो कितना आसानी है उसको मार्केटिंग करने के लिए। यस सर, नो? हाँ सर, हाँ। जितना यही हम टेक्नोलॉजी का यूज आर्टिफिशियल करेंगे उतना ही प्रोडक्ट इफेक्टिवली मतलब बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरह का मशीन लर्निंग है जिसमें से जो उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की मन स्थिति को जान लेना और उनकी ज़रूरतों को पहचान लेना, और उनकी ज़रूरतों के आधार पर उनको उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने हेतु उनसे अप्रोच करना, ये सारी चीज़ों का डाटाबेस का इस्तेमाल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। तो ये पूरी तरह से मशीन के आधार पर देता है। तो इसकी जो
कैपेसिटी है काम करने की और इसको प्रोवाइड करने की इसकी ज़्यादा होती है, और इसको कृत्रिम बुद्धि क्षमता भी कहा जाता है। ठीक है। तो थोड़ी सी स्टडी जरूर करना होता है चीज़ों को बताने के लिए, क्योंकि कब शुरुआत हुई थी, अभी क्या है स्थिति, ये सारी चीज़ों को जब बताएंगे तो इंटरव्यू में आपको अच्छा रहता है। अच्छा, बैंकिंग से जुड़े हुए कोई सवाल आपके जॉब प्रोफाइल से कोई सवाल पूछा गया? हाँ सर, वो काउंटरफेट नोट्स वगैरह मतलब कब कब आप देते हैं रिपोर्ट उसका, वो भी पूछा था। हाँ हाँ। तो फिर काउंटरफेट नोट्स और इसका भी पूछा था सर। एटीएम मतलब एटीएम की सर्विस जो है ना, हमारी स्पॉन्सर बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया है। हम्म। तो अच्छा। उसके बारे में पूछा था कि एटीएम कौन से फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम मतलब कहाँ फर्स्ट टाइम जो कहाँ- है यूज बैंक ऑफ इंडिया में करना है। अच्छा, उसके ऐसा बाद पूछा गया। एक्टिव होने के बाद फिर कौन से बैंक के एटीएम में यूज कर सकते ओके, बहुत बढ़िया। तो जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे थे उस समय आपको क्या लग रहा था कि हाँ मेरा लगभग अच्छा है, मैं उनका प्रभाव दे पाए आपको, इंटरव्यूअर को उनको लगा कि हाँ मुझे, मैं सारे सवालों का जवाब दे पाया और सहमत है? हैं। हाँ सर, जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, होम टाउन की इंफॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम्म। चलो ठीक ठाक चल रहा है सेशन। ओके ओके। फिर बाद में फिर टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर के क्वेश्चन और बैंकिंग के मतलब डिपॉजिट एडवांसेस, ये सब मतलब मैंने पढ़ा ही हुआ था। तो ठीक चल रहा था सेशन, और बाद में फिर मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है। अच्छा लेकिन फाइनल जो है तो वो 12 दिसंबर को ही पता चला। अच्छा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा था, हो हाँ। जाएगा आपको। ओके, ये हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि एआई का एग्जाम्पल क्या है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसको एक सॉफ्टवेयर के साथ ऐड किया जाता है, ये मशीन लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक के साथ एआई इंक्लूड हो गया, तो इससे क्या होता है पवन जी, कि फेसबुक, आप जैसे ही फेसबुक में जाते हैं और जिन चीज़ों को देखने लग जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जान लेता है कि ये एक शर्ट पीस देख रहे हैं, तो शर्ट से रिलेटेड ऐड आपके पास आने लग जाते हैं। ये एक उसका एग्जांपल है, आप इस तरीके से दे सकते हैं। बैंकिंग में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आप इसको किस तरह से जोड़ेंगे, कि जो भी सोशल मीडिया ऐप और जहाँ भी ये ग्राहक आपके रहते हैं, अगर उनके सर्चिंग, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने अगर लोन चाहिए, किसी भी साइट पे जाके अगर इंक्वायरी कर ली, तो उसके पास सारे इंफॉर्मेशन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चले जाते हैं उससे बेस्ड, है ना। श्रेयस जी भी जैसे बोल रहे हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सर्फिंग हिस्ट्री है उसको देख के जान लेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, और आपको फिर उसके प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग होने लगेंगे। तो धीरज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धीरज जी, आपको क्या लगता है, अगर आप हमारे साथियों को सजेशन देंगे तो वो क्या तैयारी कर लें, किस तरह से तैयारी कर लें? क्योंकि जहाँ तक आपसे बात हुई है, मैं जानता हूँ आपको जितने सवाल पूछे गए उसके लिए कोई एडिशनल तैयारी की ज़रूरत नहीं। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया, आपके होम टाउन के बारे में पूछा गया, और आपके बैंक के बिजनेस ब्रांच के बिजनेस के बारे में पूछा गया। तो हाँ और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और करंट जो सिनारियो में चल रहा है उसके बारे में पूछा गया। आपको क्या लगता है इंटरव्यू हाँ के लिए सर, कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है? ये सब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है ये तो पढ़नी चाहिए। और सर, 1-2 महीने लास्ट के जो सर्कुलर्स है, कुछ कैंपेन वगैरह चल रहा है, तो उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। कौन सा कैंपेन है, किसके बारे में है, उसमें क्या क्या करना है। मतलब अभी एक कैंपेन चलता है कि 50 एसबीआई अकाउंट ओपन करो, 50 आरडी अकाउंट ओपन करो, खासा बड़ा ये डिपॉजिट बढ़ाने के लिए। तो ये सब मतलब कैंपेन चलते रहते हैं ना बैंक के, तो ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि बंदा थोड़ा एक्टिव है, पढ़ता है सब सर्कुलर्स वगैरह। ये लास्ट 2-3 महीने के पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के पहले के। ओके, तो हमारे साथी ने बताया पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब जो बायोडाटा है या अपने बारे में जानकारी, अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। हाँ दूसरा जो है, अपने ब्रांच के बारे में थोड़ी जानकारी रख दें, बिजनेस फिगर क्या है और आगे का टारगेट क्या है। तीसरा जो है, बैंक के बारे में भी थोड़ी जानकारी हो, बैंक का ओवरऑल डिपॉजिट कितना है, एडवांसेस कितना है।
और कासा रेट क्या है, सीडी रेशियो क्या है, इसके बारे में। और लेटेस्ट कैंपेन जो चल रहे हैं आपके बैंक के, जो लेटेस्ट कैंपेन चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इन इसके बारे में कितना जानते हो। जब जानते ही नहीं हो तो आप क्या काम करोगे, इसीलिए उनका उद्देश्य रहता है। तो धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला था? 8 मिनट ऐसा बताया आपने कि 7? हाँ, 8 8 मिनट था। हाँ सर। तो आपको वो ज़्यादा समय लगा कि हाँ जल्दी जल्दी से निपट गया, ऐसा लगा? क्या महसूस हुआ उस समय? नहीं, एवरेज उतना ही टाइम था सर, क्योंकि हम जब क्यू में बैठे थे एक हॉल में, तो हमारा ध्यान घड़ी की तरफ था, तो हर बंदे 8 10 मिनट हो रहे थे बहुत बढ़िया। इंटरव्यू तो सेशन। देखिए धीरज जी अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, उनका एक्सपीरियंस आपने सुना, हौसला बढ़ा होगा। अगर मन में कोई डर और भय है तो दूर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 7 मिनट 8 मिनट का है ना, ये एवरेज टाइम है इंटरव्यू का। क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू होता है एक ही दिन में समाप्त करना होता है, 2 दिन में समाप्त करना होता है, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, फिर उसी में लंच भी करना है, चाय भी पीना है, फिर उनका टाइम शेड्यूल भी मेंटेन करना है। तो 7 से 8 मिनट बहुत मॉडरेट है। 7 से 8 मिनट ही अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू होता है। और जब 8 मिनट के इंटरव्यू है तो कितने लोग सवाल पूछे धीरज जी? 3 लोग थे सर। तीनों एक ने सवाल हमारे पूछे? चेयरमैन सर, एक, हाँ। हाँ, ओके। तीनों ने भी 2 2 सवाल पूछे सर, और एक चेयरमैन सर ने 2 ज्यादा पूछे। ठीक है। कई बार जैसे जैसे कम समय का इंटरव्यू होता है तो पैनल का कोई एक मेंबर जो है या चेयरमैन ने सवाल पूछ लेते हैं। और अगर तीनों ने सवाल पूछे तो सोचिए 8 मिनट का इनका इंटरव्यू हुआ, 3 लोगों ने पूछा होगा, तो वो एक एक मिनट तो लिए ही होंगे, 1.5 1.5 मिनट लिए होंगे। तो डेढ़ डेढ़ ये 3 और 4.5 मिनट तो वो ले लिए, तो 3 मिनट बस इनको मिला होगा। सोचिए कितने मिनट का इंटरव्यू का आपका परफॉर्मेंस देना है, आपको बोलने का मौका कितने मिनट मिलेगा। आप देख लीजिए धीरज जी का धीरज देख लीजिए, इन्होंने यहाँ बता दिया। तो धीरज जी आपको सफलता मिली, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? यस सर, तैयार है। ओके, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और जुड़ने सब सर, हेड कैशियर में बहुत कम टाइम था, सेकंड ही ज्यादा टाइम था, तो फिर ये सब जो ऑफिसर जो काम करते हैं वो मैंने हम्म। पहले किया है। अच्छा। लोन फाइल्स वगैरह भरना, डिसबर्समेंट अकाउंट ओपनिंग, लोन अकाउंट ओपनिंग, ये सब किया है। ओके, बहुत बढ़िया। कैशियर 1 साल ही था, उसके पहले सब यही काम करता था। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़ने से आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मतलब सहायता मिली होगी, एक रास्ता जरूर मिला होगा। धीरज जी, यस सर। कुछ सीखने मिला यस होगा। सर। यस। मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि और थोड़ा रहिए, क्योंकि और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और सीखनी है, एक्चुअल में अभी काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, अपना माइक बंद कर सकते हैं। अब मैं श्रेयस वेले जी थैंक हैं, यू सर, श्रेयस थैंक वेले यू। जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आप बात कर हाँ पाएंगे? सर, हाँ सर। अरे वाह यस सर। श्रेयस जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका जो चयन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं प्रमोशन पाने पर? सर बढ़िया, एकदम मजे में चालू है। अरे वाह वाह वाह। तो आपका हाँ अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा साथियों को। सर, मैं बीकेजेबी से है, बैंक ऑफ इंडिया का हमारा स्पॉन्सर बैंक है। और हम्म। मैं अभी अकोला रीजन में चौटा बाजार ब्रांच में काम करता ओके, हूँ एज बहुत एन बढ़िया। ऑफिसर। ऑफिसर अभी हो गया हूँ, ऑफिस असिस्टेंट से। और 1 तारीख से हमारा प्रमोशन इफेक्टिव हो गया है। 1 तारीख से हो गया? 1 फरवरी से? अभी आज से? नहीं नहीं, 1 जनवरी से हुआ है, अभी नई पोस्टिंग आने की है सर। अच्छा, नई पोस्टिंग आने की है। ओके, हाँ। तो जी इंटरव्यू कब था आपका? रिटर्न एग्जाम कब था? इंटर रिटर्न एग्जाम 5 नवंबर को था, और इंटरव्यू हमारा 8 नवंबर को। धीरज धीरज जी के साथ है, धीरज जी। ओके, धीरज जी भी सेम है ना, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के है ना? यस सर, यस। ओके। तो इंटरव्यू में जब गए आप, तो इंटरव्यू में आप क्या अनुभव साझा करिए, क्या क्या सवाल पूछे गए? पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे? सर पहले तो जाते समय चेयरमैन सर ने मुझे यानी जैसे मैंने बी किया है इलेक्ट्रिकल में, हाँ तो हाँ। उन्होंने कॉलेज का नाम पूछा, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कहाँ से किया है या फिर किस में किया है वो पूछा। उसके हिसाब से फिर नाबार्ड के जो सर थे, उन्होंने मुझे नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा पूछा। और
बाद में फिर पूछा कि आपका जो अभी मैंने जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया है, तो अपने जो गवर्नर थे, एक्स गवर्नर, उनका भी अ, एक गवर्नर जो ऐसे भी थे बोले, जो जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, ओके। तो आपको उनका नाम पता है क्या? बोले हम्म। तो मुझे मालूम था, मैं पढ़ के गया था रघुराम राजन के बारे में। तो हाँ। मैंने बोल दिया कि रघुराम राजन जी है, उन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो फिर बैंक ऑफ इंडिया के सर थे, उन्होंने पूछा कि आपको उनके बुक्स के बारे में कुछ पता है क्या? तो मैंने उनके दो बुक्स पढ़े हैं, फॉल्ट लाइंस करके और आई डू व्हाट आई डू, ये दो बुक्स मैंने पढ़े थे। ओके। और हाल ही में उनका मॉनेटरी पॉलिसी पे बुक आना बाकी था 2023 में। तो मैंने वो तीन बुक बताए उनको, तो वो खुश हो गए थोड़ा सा। फिर उसके बाद नाबार्ड के सर ने उनके चेयरपर्सन के बारे में बताने को कहा। तो मैंने उनको यानी शाहजी केवी करके है, वो बताया। और दिसंबर 1 से उनका अजम्पशन हुआ है 2022 से, तो वो भी बताया। तो उनको अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हमारे बीकेजीबी के, हम्म। उनके बारे में थोड़े से दो तीन क्वेश्चंस थे। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के सर ने सीईओ का नाम पूछा। और फिर बाद में जो फिगर्स रहते हैं अपने डिपॉजिट्स, एडवांसेस, एनपीए परसेंटेज वगैरह, अपना सेविंग अकाउंट कितना ओपन किया है, फिर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, फिर ज्यादा स्कोप कहाँ पे है, वो पूरा चेयरमैन सर ने पूछा है। ओके। उसके बाद सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन पूछा था, 14 नवंबर यानी 8 नवंबर को इंटरव्यू था, और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था। तो हम्म। चिल्ड्रंस डे के अलावा कौन सा एक और डे आता है, वो सर उसने उन्होंने पूछा था। तो वो मुझे नहीं आया। वो हम्म। चेयरमैन सर ने मुझे खुद बताया कि वर्ल्ड डायबिटीज डे करके है, वो आता है। तो ये ओके। जानकारी आपने रखना चाहिए करके, करंट अफेयर्स का भी आपने कुछ पढ़ना चाहिए। तो हम्म। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था। और लास्ट में सर दो फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था बैंक के, वीकेजीबी बैंक में के दो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में। तो मैंने एक 3SS करके है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिसमें एपीवाई, जेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के जो है वो बताया हूँ। और स्टैंड अप इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया था सर। ओके। स्टैंड अप इंडिया के बारे हाँ में पूछे वो। हाँ हाँ। और ओके। स्टैंड अप इंडिया में पूरा बताने के बाद एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करके एक नाम आता है। तो हम्म। चेयरमैन सर ने पूछा कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अपोजिट कौन सा प्रोजेक्ट आता है, हम्म। तो वो मुझे नहीं आया था। तो बैंक ऑफ इंडिया के सर ने जो बताया कि वो उसका नाम है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट करके है। हम्म। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माने जो जहाँ पे जो फ्रेश फ्रेश जमीन है, वहां पे नहीं क्या, अगर किसी को अपना ये एस्टेब्लिश करना है, हम्म। लेकिन उसमें ग्रीन उसके विपरीत कौन सी ये है, तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट रहती है। ओके। ऐसा ऐसा ही, 8 से 10 मिनट का हमारा इंटरव्यू हुआ। हाँ। और वैसे तो टेक्निकल कुछ उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि बाकी के जो मेरे साथी थे उनको सीडी रेशियो, फिर डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, फिर प्रोविजन कवरेज रेशियो के बारे में पूछा गया था। हम्म। और बाकी जो करंट अफेयर्स के बारे में वो बहुत पूछा गया। तो जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सवाल पूछे थे उसका आंसर भी उन्होंने बताया। हाँ, ग्रीन फील्ड के अपोजिट जो है वो क्या रहता है, वो उन्होंने पूछा था। हम्म। बाकी उन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। ग्रीन फील्ड क्या होता है? जहाँ पर नया शुरुआत होता है, नया शुरुआत हाँ होता हाँ है। हाँ, कोई कोई वहां पे है नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नया कंस्ट्रक्शन शुरुआत नहीं हुआ है। हुआ है। हम्म। हाँ हाँ, और ज्यादातर ग्रीन फील्ड की शुरुआत जो है रूरल एरियाज में किया गया है। बराबर और जो बराबर। ब्राउन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड जो होता है अर्बन एरियाज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सब चीज़ें बनी हुई रहती हैं। बनी है हुई रहती है, हाँ। ना? तो ये उसका अपोजिट है, ठीक बात है। मतलब ये बराबर। कॉन्सेप्चुअल एक सवाल पूछा गया। और वो इसलिए पूछा हाँ गया कि स्टैंड अप इंडिया में ग्रीन फील्ड को हम करते हैं, तो बेसिकली आपको पता तो हो कि ग्रीन फील्ड क्या है ना, और उसका हाँ अपोजिट। हाँ हाँ। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप थे उस समय जब इंटरव्यू दे रहे थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
कि क्या मैं? यस सर, यस, क्योंकि कैसा सर, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल सिंपल पूछे गए थे। मैं एक्चुअली पूरा बैंक का सर्कुलर पढ़ के गया था, और उसके बाद जो भी आपने नोट्स दिए थे, आपके जो अपने लॉगिन सेशन में जितने भी नोट्स है वो पूरे पढ़ के गया था। उसके हाँ। बाद अपना जो एनुअल रिपोर्ट रहता है बैंक का, वो भी हम्म। पूरा हमने पढ़ के गए थे। ओके। और नाबार्ड के बारे में, आरआरबी के बारे में, स्पॉन्सर बैंक के बारे में सब पढ़ के गए थे। तो बहुत इतना बढ़िया। उतने लेवल के हिसाब से उतना बहुत इजी सवाल पूछे थे सर। हाँ, मतलब हाँ मैं ये दोनों साथी जो बात किए, ये इसका हौसला और साथियों को देना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में कोई द्वंद चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको आने मत दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी मैं श्रेयस जी से बात कर रहा हूँ, यही इंटरव्यू है। आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, वो इंटरव्यू है। तो इन दोनों साथियों की बात से लगाओ क्यों श्रेयस जी, पहले आपको थोड़ा बहुत भय लगा भी होगा, लेकिन इंटरव्यू का सामना करने के बाद आप क्या सलाह देंगे हमारे साथियों को ऐसी इसका स्थिति पर? सर, वैसे तो इंटरव्यू में कैसा है, अपने को कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और जो भी सवाल पूछे उसका, यानी 100% तो अगर नहीं मालूम होगा तो कुछ ना कुछ तो करेक्ट अपने को बोलना आना चाहिए, गलत नहीं बोलने का। अगर नहीं आता है तो अपने को सॉरी बोलना भी आना चाहिए। और यानी लर्निंग कैपेबिलिटी रखना चाहिए कि मैं नहीं पता है, लेकिन मैं लर्न करूंगा सर, बहुत बढ़िया। ऐसा। हम्म। तो और हाँ मैं सर। ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साथी ध्यान देंगे, इंटरव्यू के लिए कोई एडिशनल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। जो आप हो, आपके अंदर जो है, पहला कॉन्फिडेंस आता है आपके ड्रेस से। अगर ड्रेस सही से आपको सूट कर गया, ड्रेस का सेटअप सही हो गया, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं तो साहब बन गया, है ना, मतलब एक फीलिंग आ जाती है। दूसरा होता है आपका माइंडसेट। माइंडसेट अगर आपका ये है कि हाँ, मैं सामना कर लूंगा, मैं बोल लूंगा, जो भी पूछेंगे मैं बोल लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उतना ही बोल पाऊंगा, जो नहीं जानता वो नहीं बोल पाऊंगा। बात खत्म। कोई डाउट है श्रेयस जी? यस सर, यस सर। क्लियर हाँ, है? बराबर। कि मैं जितना जानता हूँ उतना जरूर बोल लूंगा, और जो नहीं जानता हूँ तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। तो यहाँ तो कोई संशय है ही नहीं, बिल्कुल, है ना? अच्छा से सर अगर बोलता हूँ। सर हाँ। अगर आपके सेशन सर अगर आपके सेशन सब अगर अच्छे से कर ले, तो हम्म। मुझे तो लगता है कि 90% इंटरव्यू तो सब क्रैक कर लेंगे। ओके। आपके जितने भी सेशन है, लॉगिन सेशन भी, जितना भी आपका डेटा पड़ा हुआ है, अगर अच्छे से भी सब जन कर लेंगे, तो मुझे तो लगता है कि 90% जो डर रहता है वो निकल जाएंगे, और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे बहुत बढ़िया, इंटरव्यू के क्योंकि सामने। इंटरव्यू में बहुत मटेरियल है हमारे पास, है ना। इंटरव्यू हाँ में सर, हाँ। इतने सारे हैं। और मैं आप लोग को भी लाता रहता हूँ। नॉट सामान्यतः इंटरव्यू में क्या होता है, रिकॉल क्वेश्चन मिलते नहीं है। जब आप लोग आते हैं स्क्रीन पर तभी बता पाते हैं, क्योंकि कोई साझा नहीं करता है रिकॉल क्वेश्चन। तो जैसे आज आप आए, धीरज जी आए, और चेतक जी भी हैं क्या आज? नहीं सर, उनको मैंने कॉल किया था, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ पे नेट का इश्यू है, तो वो नहीं कोई आ बात पाए। नहीं। हाँ हाँ। आपने अच्छे सवाल साझा किए। श्रेयस जी से अगर बात करें तो श्रेयस जी से भी आपको पर्सनल अपने बारे में बताओ करके नहीं बोला गया आपसे? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो वेट कर रहा था उसका, लेकिन मेरे को नहीं पूछा हुआ। ओके, ओके। हाँ हाँ। ठीक। सर ड्रेस ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं। ड्रेस कोड तो पूरा फॉर्मल मैं पहन के गया श्रेयस था। जी, एक साथी और सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या कैसे पहन के गए थे? हाँ सर, पूरा फॉर्मल अटायर पहन के गया था सर, और पूरा शूज टाई वाई सब पहन के गए थे। बहुत बढ़िया। आई कार्ड वगैरह बैंक का। हाँ। हाँ हाँ। फोटो खींच वो- के रखा जैसे करिए आप लोग जब जाते जैसे हैं ना। टाई में सर अनकंफर्टेबल हो जाता है तो टाई पहनना जरूरी होता है क्या? टाई पहनना नहीं जरूरी नहीं, है। जरूरी लेकिन नहीं टाई है, पहनने अगर से, आपको पहनना होगा तो पहन सकते हैं। अब आपको देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। कौन है, नीरज जी है कि धीरज जी है ना? हाँ ये सर। स्क्रीन पर दो फोटो दिख रहे हैं। एक स्क्रीन पर मेरे पीछे है और मैं सामने हूँ, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा जो अभी बात कर रहे हैं सर उस पे। है? वो अच्छा लग रहा है? क्या फिर अब वोटिंग कर लिया जाए, दोनों में से कौन सा फोटो अच्छा लग रहा है? मतलब
दिख रहा है। ये टाई वाला अच्छा लगेगा ना पीछे नेक्स्ट वाला टाइम? सर, टाई पीछे वाला, वाला सर। हाँ सर। है ना? टाई वाला अच्छा लगेगा। ये कैजुअल थोड़ा हो गया ना, मतलब अगर ये कैजुअल हो गया, लेकिन टाई रहेंगे तो फिर अब ये लेकिन कंफर्ट है ना सर उसमें, ऐसे एकदम लग रहा है। अपीलिंग, अपील करता है ये वो। सर फॉर्मल में ना सर ब्लू कलर और लाइट येलो कलर, ये हम्म अच्छा लगता है। ये देखो। तो हमें क्या करना है, जैसे धीरज जी और भी साथियों से बोलता हूँ, जब भी आप ऐसा पहनते हैं ना, फोटो खींच के रखा करिए, तो दिखाने बनेगा रियल, है ना? और मेरे तो फोटो आप लोगों को जाते ही होंगे, इतने फोटो जाते हैं, डेली एक फोटो मैं आपको भेजता ही हूँ, है ना? क्योंकि ये अद्भुत जीवन है। आप अपना अपने आप को सुंदर महसूस करिए, खूबसूरत अंदर से होइए, बाहर से खूबसूरत होइए, उसकी ज़रूरत है हमें। हमको हमारा जीवन खूबसूरत होना है। क्यों? क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है, औरों के जीवन को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन वो बनाने से पहले खुद भी खूबसूरत होना है ना। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस, क्या नाम है आपका? अंजना। अंजना जी, स्वागत है आपका। सर मैं आईडीबीआई बैंक में हूँ और कल मेरा प्रमोशन का इंटरव्यू एग्जाम है, बहुत इंटरव्यू बढ़िया। है ओके। ग्रेड सी के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बहुत बढ़िया। तो सर आपके सारे सेशंस देख के रिटर्न क्लियर हो गया था बहुत और बढ़िया। अप्रेजल वगैरह के बेसिस पे इंटरव्यू का भी कॉल आ गया है। अभी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं ब्रांच बैंकिंग में हूँ, ऑपरेशंस हैंडल कर रही हूँ बेसिकली, बट हमारे बैंक में जैसा होता है कि बिजनेस फोकस ज्यादा होता है और जो हमारे प्रेजेंट सीजीएम है जो इंटरव्यू लेते हैं, उनका जो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है वो बिजनेस ओरिएंटेड है। तो अभी अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इन केस अगर ब्रांच का या मेरा कोई भी ऐसा है जो टारगेट अचीव नहीं है या अंडर अचीव्ड है अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन अगर बिजनेस फिगर्स जो है कि एक उनके हिसाब से इतना होना चाहिए पर उतना अचीवमेंट नहीं है, रीजन जो भी है, तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे रखें? बिकॉज अभी तो आई नो कि वो नहीं है और वो पूछ भी सकते हैं क्योंकि उनको भी पता है नहीं है। तो उस चीज को कैसे प्रेजेंट किया जाए कि वो ठीक रहे? बहुत बढ़िया सवाल है, और ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। जब भी ऐसी कोई स्थिति हो जहां पर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे जगह में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, तो ऐसे समय में आपको अपने प्रयासों को बताना है। जैसे कि अभी अंजना जी हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आपने अपना जो एमएसएमई का टारगेट पूरा नहीं किया, एमएसएमई का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आपको अपने जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसकी थोड़ी एनालिसिस करके जाइए। आप ऐसे समय में बोलिए, यस सर, मैं एग्री करती हूँ कि हमने हमारे एमएसएमई का 54 करोड़ का टारगेट था, हमने 45 करोड़ अचीव किए सर। अभी हम टारगेट नहीं कर पाए। अभी देखिए, आपको फिगर याद है तो उसमें आपकी जो प्रामाणिकता साबित होगी। सर, इसके लिए हमने अलग अलग जगह में इंडस्ट्री से बात की है, उनसे मीटिंग की है, और उनके साथ मीटिंग करके उन्हें हमारे स्कीम्स के बारे में बताया है। हम 20 एमएसएमई के यूनिट से मिले हैं, जिनमें से हमें लगभग 7-8 जो हैं पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, और मुझे यकीन है सर, आने वाले महीने में, आने वाले क्वार्टर में ये हमारे साथ लिंक्ड हो जाएंगे, क्रेडिट लिंकेज के साथ हम लोग ये कर पाएंगे। इसीलिए मुझ में जो है ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे पास बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग फॉलोअप किए हैं। जब भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो आपके एफर्ट्स को बताना है, और एफर्ट्स भी क्वांटिफाई होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, दोनों। एफर्ट्स कैसे बताए जाएंगे? मान लीजिए आपका कासा का टारगेट कम हो गया, तो कासा का टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आप बोलिए कि सर, मार्च में मेरा कासा 10 करोड़ था, आज की तारीख पर हमारा कासा 13 करोड़ है। भले ही सर लक्ष्य 15 करोड़ है, हम 2 करोड़ से पीछे हैं, लेकिन हमने इसके लिए सुनियोजित ढंग से अलग अलग इंस्टीट्यूट में उनके सैलरी अकाउंट मोबिलाइज करने के लिए मीटिंग की है। हमने 10 कैंप किए हैं, 12 स्कूलों में विजिट की है। वहाँ पर हमारे स्कीम्स और सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो है हम लोग मीटिंग किए हैं, और वहाँ पर एग्जीबिशन के माध्यम से वाउचर और प्रेजेंटेशन दिए हैं। तो
मुझे यकीन है सर कि ये जो 2 करोड़ है हम इसको जरूर हासिल कर लेंगे और लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हम लोग कार्य योजना है और हमारे इन प्रयासों से जिस समय से प्रयास शुरू किए हैं उनमें से 1 करोड़ रुपए वृद्धि भी हुई है। मतलब क्या है, मार्च को बेस बना लिए उस समय जब लक्ष्य पूरा नहीं किए। मार्च में 10 करोड़ थे, अभी 13 करोड़। और अगर नेगेटिव है तो उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है। नेगेटिव होने के लिए आपको रीज़न पता होना चाहिए, कोई बड़ा डिपॉजिट चला गया अलग बात है। लेकिन जब यहाँ पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो मार्च को बेस ले लिए कि सर मार्च में 10 करोड़ था, अभी 12 करोड़ है, तो सर ये 2 करोड़ की बढ़ोतरी अभी है। हालांकि लक्ष्य 5 करोड़ है, उसके लिए हमने कार्य योजना भी बनाई है और उसके लिए हम इस जगह प्रयास किए हैं। 10 कैंप किए हैं, 15 विजिट किए हैं और जो है 5 जो हम लोग बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें हम लोग अपना प्रेजेंटेशन भी दिए हैं। और हमें यकीन है सर कि ये लक्ष्य को भी हम हासिल कर लेंगे। तो जहाँ लक्ष्य पूरा नहीं हुआ वहाँ प्रयास को बताना है, वो भी क्वांटिटी के साथ, और आपको पता भी होना चाहिए जानकारी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो है उत्तर मिल गया होगा। थैंक अंजना, यू सर। ओके। थैंक यू सर। तो जैसे कि हमारे साथियों ने अभी बताया कि इंटरव्यू में वो ग्रिल तो करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू है ग्रिलिंग के लिए। क्या कि आपकी नेगेटिविटी को उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिविटी की उजागर करने की कोशिश करेंगे तो हमें उस नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करना है वो बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज एक साथी का फ़ोन आया, वो साथी जो है बहुत ज़्यादा छुट्टी पर थी, मैटरनिटी लीव, फिर सबेटिकल लीव, इस तरह की छुट्टियां उन्होंने बताई, बहुत ज़्यादा छुट्टी में है। तो उनसे पूछा ही जाएगा क्योंकि वो दिखेगा उनके रिकॉर्ड में। तो वो निराश हो गई थी। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप, पहली बात तो उन चीज़ों को जिक्र ना करिए, लेकिन अगर उनका पूछेंगे तो आप बोलिए यस सर जी, मैं काफ़ी समय छुट्टी पर रही, लेकिन आप बड़े लोगों के आशीर्वाद से और भगवान के दया से एक बच्चा जो है हमारे परिवार में खुशियाँ लेके आया था, तो उसके लालन पोषण के लिए मैं मैटरनिटी लीव में गई, फिर उसके बाद मैं सबेटिकल लीव में गई उसके देख रेख के लिए। तो इसके लिए मैं अनुरोध की अपने बैंक को और हमारे बैंक ने मुझे छुट्टी दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञता जताता हूँ। और इसीलिए मुझे इस महान संस्था के लिए समर्पण भाव से काम करने के लिए मुझे अच्छा लगता है सर। तो जो भी छुट्टी के समय परिवार को देख पाई, इससे मुझे सबलता मिला है और उसका उपयोग मैं बैंक के व्यावसायिक सेवाओं की वृद्धि में लगाने लग गई हूँ और काम करने लग गई हूँ, क्योंकि इसमें एक आत्मीयता और एक आत्मबोध दिखता है मेरे महान संस्था के प्रति। सवाल का जवाब कैसा है अंजना जी? ठीक है, बात थी। कोई नहीं बोल रहा है आज, बहुत रितु? बढ़िया। अच्छा है ना? और सर ये फीमेल्स के लिए बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, हाँ, जो किसी ना सब किसी स्टेज पे हो जाता है। सबसे पहले आभार व्यक्त कर दीजिए कि यार यस सर, मैं ज़रूर छुट्टी में गई थी। और मतलब मैं इसके लिए महान संस्था को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे अनुरोध, मेरे घर में खुशियाँ आई थी भगवान के दया से। तो मैंने मेरे अनुरोध को इस संस्था ने स्वीकार किया, मुझे छुट्टी दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता जाहिर करती हूँ। और मैं इस सबलता और सक्षमता के साथ फिर से आई हूँ और मैं अपने काम में लग गई हूँ। ये जवाब जो है बहुत अच्छा है। चलिए, तो 3 चीज़ें सीखने मिली आज के सेशन में। नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके सामने, हमको उसको कैसे रखना है। जैसे कि एक का साथी का ये सवाल था कि बिजनेस टारगेट पूरा नहीं कर पाए। एक होता है नेगेटिव, आपका ब्रांच अगर नेगेटिव हो गया तो कैसे करेंगे। जब नेगेटिव हो गया तो उसके 2 रीजंस बताने हैं कि भाई नेगेटिव हो गया तो 12 करोड़ का बिजनेस था मार्च में और अभी 10 करोड़ हो गया, तो 2 करोड़ गया कहाँ? इससे ज़्यादा गया होगा, 2 करोड़ ही नहीं गया होगा। ठीक है अंजना जी, समझ रहे हैं ना? 12 करोड़ का मार्च में आपका एमएसएमई था, 10 करोड़ अभी है 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद। तो यहाँ 2 करोड़ का माइनस दिख रहा है, लेकिन क्या ये 9 महीना में हमने तो काम किया है ना? तो ऐसे कंडीशन में जहाँ नेगेटिव है, आप बेस बना के आप देखिएगा कि सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मुझे बिल्कुल इसमें गंभीरता के बारे में भी पता है और हमारे प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा महोदय कि मार्च में हमारा जो बिजनेस था एमएसएमई का 12 करोड़ था, अभी 10 करोड़ है। लेकिन सर अप्रैल से लेके दिसंबर तक हमने सर 8 करोड़ सैंक्शन किए हैं सर। कितना? 8 करोड़ सैंक्शन किए हैं सर। और उस 8 करोड़ में
ये फिगर इसलिए नहीं दिख पा रहा है सर, क्योंकि अभी जो है फिक्स एसेट के लिए जो डिसबर्समेंट है 2 करोड़ हुआ है। अभी 6 करोड़ अभी डिसबर्स नहीं हुआ है महोदय। 6 करोड़ डिसबर्स होते ही ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये निगेटिव इसलिए हुआ सर, क्योंकि 2 अकाउंट टेक ओवर हो गए और दूसरे बैंकों में चले गए। 2.5 करोड़ का एक अकाउंट था सर। दोनों अकाउंट टेक ओवर के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन हमने प्रयास करके एक अकाउंट को जाने दिया, तो 2.5 करोड़ माइनस हो गया। और चूंकि ये जो हमने प्रयास किया एमएसएमई में सैंक्शन का, ये अभी डिसबर्स नहीं हुआ है महोदय, इसी वजह से ये नेगेटिव दिख रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये इसको कमी है, इसमें हम इसको डिस्बर्स करके इसको ठीक करेंगे सर, और ये मेरी जवाबदारी भी है, हमारे टीम की जवाबदारी भी है, हम इसको अचीव करेंगे किसी भी हालत में। ये सर जवाब आपको देना है। अंजना जी, कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, साधारण भाषा में बात करिए, आपके स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपको कोई नॉलेज अपग्रेड नहीं करना है, लेकिन उनकी अपेक्षा ये रहती है कि कम से कम जिस शाखा में आप पिछले 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, उसके बारे में तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, 10 जानकारी होनी चाहिए। मेरे एक सेशन में आप सारे फिगर याद कर लेते हो, तो क्या साल साल भर उस शाखा में काम करते हो, उसके फिगर याद नहीं है कि मार्च में कितना था, अभी कितना है, अभी हमने कितना काम किए? तो ये तो रखना ही पड़ेगा। राजेश जी नमस्ते कर रहे हैं जी, बहुत बहुत नमस्ते। और कोई साथी जो इस अभी आज के इसमें पैनल में हो या आज के सेशन में जुड़े हों और इंटरव्यू उनका हो चुका है, तो वो साझा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 साथियों से रिक्वेस्ट किया था, 2 साथी तो आपके साथ साझा कर लिए, 2-3 साथियों के कुछ सवाल और हैं। मैं ये 5 मिनट के बाद इस सेशन कंक्लूड कर देंगे। आज ही इंटरव्यू हुआ, आज इंटरव्यू चल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरव्यू चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू चल रहे हैं, और दूसरे दूसरे बैंकों के इंटरव्यू के अनाउंसमेंट हुए हैं। तो 2-3 साथी ने सवाल साझा किया, बता देता हूँ। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक साथी का इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया सबसे पहले कि वाह आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, कैसे लग रहे हो, बहुत शानदार चमक रहे हो, ऐसा बोल दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में कैसे बोलना चाहिए? रितु जी कहाँ गए? रितु जी आज, रितु किरण जी आज नहीं है क्या? कोई नहीं है, अच्छा। श्रेयस जी, नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते रितु जी, आप आए हैं? अभी तो हाँ सर। एक ऋतु है ना, शरद ऋतु, कि चला गया शरद ऋतु? हम्म। हम्म तो शरद ऋतु तक तो रहना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सर एक क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे किरण है आपका, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज एक साथी से सवाल पूछा गया, जी पहले ही जाते ही, वाह आप तो चमक रहे हो, है ना, बढ़िया लग रहे हो, तो उसने उसमें क्या बोलना चाहिए आपको? आपको बोलना चाहिए सर, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा हौसला अफजाई हुआ, बहुत शुक्रिया, ऐसे करके, है ना। जी और सर। फिर उसके बाद तुरंत सवाल पूछा, क्या बात है, ऐसी क्या बात है जिससे आप मतलब आपका बहुत एकदम ग्लो दिख रहा है, ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला सर कि यही चीज़ का सामना करने के लिए मैं मतलब उत्साहित हो रहा हूँ सर, शायद यही वजह होगा, मतलब साक्षात्कार का सामना करने के लिए मेरे अंदर उत्साह था, यही वजह है जिससे शायद मेरे चेहरे में आपको ग्लो दिख रहा है सर, और मुझे इस नज़र से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी हमारा ही साथी है, हमसे ही सीखे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसे बोला। फिर उनसे पूछा गया अगला सवाल, अच्छा आप बताइए कि आपने क्या बढ़िया काम किया, क्या बढ़िया काम किया बोलो। तो आप ऋतु किरण जी से पूछेंगे तो क्या बताएंगे ऋतु किरण जी? रुको सर, सर से पूछ के बताते हैं अभी। तो हमारे साथी ने बोला कि सर मैं जो जिम्मेदारी दी गई है उसको तो निभाया ही निभाया, बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ कामों का मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कैश रिटेंशन लिमिट पूरे 6 महीने में से इस महीने पूरा कैश रिटेंशन लिमिट सबसे लोवेस्ट लाया, और अभी कभी भी कैश रिटेंशन लिमिट बढ़ाने नहीं दिया, और किसी भी तरह से ग्राहक सेवा में बाधा भी नहीं आई। तो एक ज़बरदस्त चीज़ बोल दिया उन्होंने कि कैश मैनेजमेंट मैंने अच्छे से किया। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि तो क्या नया कर दिए, इसमें क्या नया हो गया? बोले सर नहीं नहीं सर, मैं बहुत नया किया हूँ। मेरे जो करेंसी चेस्ट से जो गाड़ी आती थी उसका रोड मैप मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करके रीजनल हेड साहब से चेंज करवाया। जिस जिस तारीख को मेरे यहाँ गाड़ी आती थी उसमें भी फेरबदल कराया, जिससे कि अब हमारा कैश रिटेंशन लिमिट बिलो द लेवल रहता है। और मैं जो है एक
मतलब हमेशा हम हमारी ब्रांच को नेगेटिव तरीके से देखा जाता था उस कैश रिटेंशन लिमिट की वजह से, अभी सुधार कर पाया। तो इस तरह से बातें होती हैं, अगर एक चीज़ का जिक्र हुआ तो उसी पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन होते होते वो इंटरव्यू खत्म होने लगता है। फिर उसके बाद बोले व्यवसाय वृद्धि हुआ है कुछ आपकी शाखा में, व्यवसाय वृद्धि हुआ है? यस सर, हुआ है सर। पिछले साल हम 24 करोड़ का बिजनेस किए, इस बार 30 करोड़ का बिजनेस किए, 6 करोड़ बढ़ा है। अच्छा, 6 करोड़ बढ़ा है? तो फिर पूछेंगे क्या क्या चीज़ के लिए बढ़ा, तो उन्होंने बता दिया सर 6 करोड़ में 4 करोड़ तो डिपॉजिट आया है, 2 करोड़ का एडवांस आया, यही बोला उन्होंने। फिर उनसे पूछा कि अच्छा 2 करोड़ का एडवांस कहाँ से आया? सर ज़्यादातर एडवांस तो हाउसिंग लोन का आया है और कुछ कार लोन का आया है सर। अच्छा, तो हाउसिंग लोन और कार लोन, तो ये देखो सब सब स्ट्रेटजी था, हालांकि सभी वही उनको एक्चुअल बताया, उन्होंने कोई गलत नहीं बताया। तो बोले हाउसिंग लोन में क्या डॉक्यूमेंट लिया जाता है, हाउसिंग लोन में क्या डॉक्यूमेंट लिया जाता है बताइए, ऐसे पूछा गया। तो उन्होंने बताया सर हाउसिंग लोन में कोई भी कस्टमर अपने रहने के लिए घर खरीदता है या घर बनाता है, तो हम बैंक के माध्यम से उनको हाउसिंग लोन देते हैं, जिसके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ घर खरीदने हेतु एग्रीमेंट की कॉपी, घर खरीद रहे हैं जिससे सेल जो जिसके नाम पर घर है उसके प्रॉपर्टी की कॉपी, प्रॉपर्टी कॉपी एलएसआर, फिर उसके बाद उसका इनकम सर्टिफिकेट, केवाईसी के पूरे डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद उसका आईटीआर और उसके लोन की जानकारी, उसके एसेट और लायबिलिटी की जानकारी। इतना लेने के बाद हम उसका सिबिल रिपोर्ट जांच करते हैं, और सिबिल रिपोर्ट हमारे बैंक की पॉलिसी के हिसाब से होने के बाद प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन करते हैं, उसके एम्प्लॉयर की जांच करते हैं, उसके आईटीआर की जांच करते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं और हाउसिंग लोन देते हैं। तो आप सोचिए कि आपने 2-3 चीज़ें पढ़ के जानी हैं, उन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर की अपेक्षा ये रहती है कि हम जानते हैं कि ऋतु किरण जी को सब कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हमारी अपेक्षा ये है कि पिछले 3 साल से जिस काम को कर रही है उसके बारे में अगर पूछा गया तो ज़रूर पता होना चाहिए। और आपके एक सवाल के जवाब देने से आपको जान जाएंगे कि चावल पका हुआ है कि सब्जी नहीं पका हुआ है। तो ठीक उसी तरह से फिर उनसे पूछा गया कि चलिए ये तो बिजनेस की बातें होंगी, और कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये काम अच्छा हो रहा है, ऐसे कैजुअल वे में ही पूछा गया उनसे। तो उन्होंने बोला सर ये बिजनेस तो हम लोग काम करते हैं, एक चीज़ और अच्छा हुआ है सर। एक चीज़ अच्छा हुआ, बोले क्या? बोले हर हफ्ता शनिवार को केंद्रीय कार्यालय से या अपने क्षेत्रीय कार्यालय से एक मेल आ जाता है, और 2-3 सर्कुलर भेज दिया जाता है, और बोला जाता है कि चाय और बिस्किट मंगाइए और चर्चा करिए, उस स्कीम पर चर्चा कीजिए। तो स्टाफ मीटिंग होती है, ये अच्छा लगता है। बताओ कितनी अच्छी बात कह दी, ये अभी ताज़ा ताज़ा शुरू हुआ है ना। फिर उन्होंने एक ग्राहक सेवा से जुड़ा हुआ चीज़ पूछा था कि मतलब बैंक में क्या महत्वपूर्ण है बैंक में। तो उन्होंने क्या अच्छा जवाब दिया, सर बैंक में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो अनुपालन करना है, नियमों का पालन करना है। दूसरा, ग्राहक सेवा बेहतर करनी है, मतलब जो है उसी में नहीं चलाना है, उससे बेहतर करने के प्रयास करना है। क्योंकि आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है, पल पल के जैसा। आज डोर स्टेप बैंकिंग का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अच्छा आपका हॉल रहेगा तब कस्टमर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कस्टमर। पहले ज़माना था 70% स्टाफ के लिए जगह होता था, 30% कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर ही कम थे। लेकिन आज ज़माना क्या आ गया, कस्टमर ज़्यादा हो गए, ब्रांच के प्रीमाइसेस की जगह 70 हो गई, स्टाफ के बैठने की जगह 30 हो गई। तो उन्होंने बोला ग्राहक सेवा बेहतर करना। तीसरा महत्वपूर्ण काम है सर व्यवसाय वृद्धि करना, क्योंकि आपको उसी के लिए ही वहाँ रखा गया है। व्यवसाय वृद्धि, फिर पूछा गया व्यवसाय वृद्धि कैसे होगा, बस खजाना मिल गया आपको। व्यवसाय वृद्धि कैसे होगा सर? व्यवसाय वृद्धि वहाँ पे रहने वाले लोगों की आय के बारे में जानकारी हो, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जानकारी हो, वहाँ के लोगों के जो काम करने के व्यवहार तरीके के बारे में जानकारी हो, और किनके पास कितनी संपत्ति है इसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उनसे संपर्क करेंगे। एक जगह जहाँ रहते हैं वहाँ की जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए, वहाँ के गांव पता होने चाहिए, उनकी भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, कौन सा अनाज उगाते हैं पता होनी चाहिए, कब कौन सी फसल लेते हैं, कब उनका पैसा आता है, आपके विलेजेस में कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, ये जानकारी होने पर
मान लीजिए आपको पता चला कि 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 करोड़ का है, तो रितु जी क्या करेंगे, उस 100 लोगों को हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ताकि इनसे अगर बिजनेस मिला तो ऐसी करोड़ों बढ़ जाएगा। ये होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया प्रोफाइलिंग। एरिया प्रोफाइलिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद कॉन्टैक्टिंग या उनसे कांटेक्ट करना, कनेक्शन करना, और कनेक्शन करने के बाद आप अपने समग्र व्यवहार कुशलता से उन्हें प्रभावित करना, और फिर उसके बाद बैंकिंग व्यवसाय करना। सीधे जाके खाता खोल लीजिए नहीं, पहले इंफॉर्मेशन, एरिया प्रोफाइलिंग, कनेक्शन, मीटिंग, फिर उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस, और फिर प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज रहेगा, लगातार कंटिन्यू होगा। तो टोटल 7-8 मिनट का वो था, और काफ़ी प्रभावित हुए, और ये इंटरव्यू उनका समाप्त हुआ। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैं बताया, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बताया। क्यों बताया, मेरा उद्देश्य है आपके पास वोकेबुलरी ज़्यादा रहेगा, वर्ड ज़्यादा रहेगा तो आप कम बोल पाओगे। लेकिन उनका जो है उतना नहीं बताए होंगे, कम बताए होंगे उत्तर, क्योंकि मैं अपने यहाँ से बता रहा हूँ तो मेरा हो सकता है अलग है, लेकिन वो शॉर्टकट में बताए होंगे, लेकिन उद्देश्य वही था, है ना। तो आप अपने स्ट्रेंथ को लेके जाइए, आपकी जो बोली भाषा है, आपकी जो स्टाइल है, उसी में ही बोलना है, लेकिन बुलेट पॉइंट में सटीक वर्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे सवाल उससे पैदा होगा। तो आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर की हैंडल है आपके हाथ में रहता है। दूसरे साथी का एग्जाम जो आज इंटरव्यू था, दूसरे साथी से पूछा गया कि पहले तो अपने बारे में बताओ, जैसे कि आज धीरज जी से पूछा गया दिसंबर में, तो उनसे पूछा गया अपने बारे में बताओ। तो वो अपने बारे में बताओ जहाँ पर आता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है कि हम अपने बारे में, मुझे बताने गया तो क्या क्या बताना है। जैसे उनसे पूछा कि आपके नाम का क्या मतलब है, अभिषेक जी आपके नाम का क्या मतलब है। हम्म, अभिषेक गुप्ता जी। आवाज आ रही है। रितु जी आपके नाम का क्या मतलब है। हम्म, तो उनका नाम था अभिषेक, उन्होंने बताया कि सर, अभिषेक का मतलब होता है किसी भी राजा का जब सिंहासन पर रोहण करते हैं तो अनुष्ठान होता है, या जल छिड़कते हैं, या इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अभिषेक का मतलब होता है कोई अनुष्ठान करना, कोई शोधन करना, एक पानी की बौछार करना, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, है ना। तो इससे क्या होता है, मतलब उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि सर अगर ऐसा अभिषेक किए तो फिर उसको एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़े पद का महत्व दी जाती है, ताकि वो न्याय कर पाए उस जगह में बैठ के, और अपने दायित्व का निर्वहन कर पाए, इसीलिए उसका अभिषेक किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आपका अभिषेक कर दिया जाए। यस सर, अब हमारा अभिषेक, बिल्कुल मैं उसके लिए साहस लेके आया हूँ, उत्साह लेके आया हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया कि आप कैश में अगर कोई शॉर्टेज होता है तो उसको, उसके बारे में कुछ बताओ। बताइए रितु जी, कैश में शॉर्टेज होगा तो उसके बारे में पूछ लेंगे आपको। कैश, आप कैश देखते हैं, लोन देखते हैं। कैश देखते हैं सर। हाँ, तो ये सवाल पूछा गया आज उनसे, आपसे पूछा जाता तो क्या बोलते हैं। कैश शॉर्टेज होता है, कैश शॉर्टेज क्या है, थोड़ा बताइए जरा, बोलेंगे, बताना जरूरी है क्या, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऐसे हो जवाब। हाँ सर, बताना जरूरी है। हम्म, तो क्या है बताएंगे, आपसे सवाल पूछा गया कैश शॉर्टेज के बारे में, तो बोलिएगा सर, कैश शॉर्टेज होना किसी भी कैशियर के लिए एक नेग्लिजेंस की निशानी है। कैशियर की जिम्मेदारी होती है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, पेमेंट मिलान होना चाहिए बैंक के जीएलबी से। अगर कैश में शॉर्टेज है तो ये एक नेग्लिजेंस कहलाता है। क्योंकि कैश जो क्लोजिंग है एक ऐसी प्रक्रिया है जो ईओडी के साथ संपन्न करना होता है, और वो भी मिलान करके, रिकंसाइल करके, और उसको टैली करते हुए तिजोरी में रखना होता है। ये नियमावली है, कैशियर की जवाबदारी है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कैश शॉर्टेज होता है तो 5,000 से ऊपर के कैश शॉर्टेज होते हैं। और
पकड़े जाते हैं डिटेक्शन में, इंस्पेक्शन में डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, तो ये फ्रॉड की श्रेणी में देखा जाता है, जिसे घोर दुराचार माना जाता है। तो इसीलिए कैश शॉर्टेज तो पहले होना नहीं चाहिए। अगर कैश शॉर्टेज हो गया तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और खुद के नेग्लिजेंस स्वीकार करते हुए इमीडिएटली रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि इररिंग ऑफ जो स्टाफ है उससे रिकवर होना है, क्योंकि कैश टैली होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आप 1-1.5 मिनट में कह सकते हैं। फिर 5,000 से ज़्यादा अगर फ्रॉड होता है और स्टाफ नहीं बताए तो फ्रॉड की श्रेणी में आता है। लेकिन 5,000 से ज़्यादा और 10,000 तक है और स्टाफ इन्फॉर्म कर दिया कैशियर ने कि सर एक कैश शॉर्टेज हो गया, तो उसको नेग्लिजेंस माना जाता है, क्योंकि उसने गलती से हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लेस उसको बंद कर देगा, भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। बट उसने इन्फॉर्म कर दिया तो उसकी मंशा देखते हैं कि ये मेलाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है, जानबूझ के ये नहीं दबाया है। लेकिन 10,000 से ऊपर अगर कैश शॉर्टेज हुआ तो फ्रॉड की श्रेणी में देखा जाएगा, और जब फ्रॉड की श्रेणी में होगा तो उसकी रिपोर्टिंग एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन की जाएगी। फिर उनसे पूछा गया कस्टमर कमेटी मीटिंग के बारे में। कस्टमर कमेटी मीटिंग कुछ होता है कस्टमर? तो उन्होंने बोला यस सर होता है। कब होता है? तो उनसे गलती से निकल गया क्वार्टरली होता है। अच्छा क्वार्टरली, 3-3 महीना लगाते हो ग्राहक से मिलने के लिए? हर एक महीने के 15 तारीख को या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे। हाँ देखो, ये देखो हमारे रितु किरण जी कितना अच्छा बताइए, ऐसे ही बताना है कि सर ग्राहक सेवा समिति की बैठक हमारी शाखा में प्रतिमाह होती है 15 तारीख को, या 15 तारीख के बाद किसी भी दिन होती है। कौन सी तारीख को होता है रितु जी? 15 तारीख को या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे 3 से 5 बजे के बीच। ठीक है। तो फिर उनसे पूछा गया कि ग्राहक सेवा सर समिति कौन कौन होते हैं। तो ग्राहक सेवा समिति में उनका उद्देश्य यही था कि मैंडेटरी जो सदस्य कौन है वो है सीनियर सिटीजन होना चाहिए एक, है ना, सीनियर सिटीजन होना चाहिए। और उस बैंक में एक नया सर्कुलर आया था बैंक का कि ग्राहक मीटिंग में यंग जो मिलेनियल्स जो है ना, जिन जो लोन लिए हैं, अभी यंग हैं, 35 साल के हैं, तो उनको लिया था, तो उसके बारे में पूछा उन्होंने। तो ये बताना था, वो नहीं बता पाए, लेकिन वो एक था सर्कुलर में कि आरबीआई पॉलिसी, नाबार्ड पॉलिसी तो बोलता है कि एक सीनियर सिटीजन को होना जरूरी है, लेकिन बैंक का इंटरनल ये था कि इस बार जो अभी मार्च अप्रैल क्लोजिंग तक जो भी कस्टमर मीट होंगे उसमें मिलेनियल्स, मतलब जिनकी उम्र 25 से लेकर 35 साल के बीच में होती है, तो ऐसे जो ग्राहक हैं और बैंक के साथ जुड़े हुए हैं या नए जुड़े हुए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मीटिंग बुलाना है। तो ये बात याद रखनी थी। फिर उनको जो है पूछा गया कि बैंक के लिए आप कुछ व्यवसाय लेके आए इस फाइनेंशियल ईयर में, बैंक की कोई स्कीम चल रही है जिसमें लक्ष्य क्या है आपका? बैंक की एक स्कीम थी ईच वन फेज वन ईच। क्या नाम है रितु जी? ईच वन फेज वन ईच। उसका मतलब है कि हर व्यक्ति को एक बिजनेस लाके लाना था, एक कैंपेन पीरियड था। तो उसमें वो कैशियर हैं, तो उनको लक्ष्य कितना दिया गया था कि आप इतने रुपए का बिजनेस बाहर से लेके आइए बैंक को, तो और आपने कितने का लाया, ये पूछना था, है ना। ब्रांच हेड की मीटिंग विथ आरएम हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर? ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है नीरज जी। नॉर्मली ये कोई है ना, ब्रांच हेड की मीटिंग है ना कितने होनी चाहिए, ये तो मतलब मंथली होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए सामान्यतः देखा जाए। रीजनल मैनेजर मंथली बेसिस पर सारे ब्रांच हेड के वर्किंग परफॉर्मेंस के रिव्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि महीने भर के जो कार्य किया है ब्रांच हेड ने, वो कंट्रोल रिटर्न देता है कि मैं महीने भर ये काम किया। अगर महीने भर में उनका रिव्यू नहीं होगा तो वो खस्ते में पड़ जाएगा। वो ब्रांच को देखा कि ब्रांच को देखने वाला कोई नहीं है, तो वो अगले महीने भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि क्वार्टर में मीटिंग करेंगे तो 2 महीना तो आराम करेगा, तीसरे महीने डांट सुन के आ जाएगा। इसलिए ब्रांच हेड्स की मीटिंग मंथली होनी चाहिए, और मंथली जो होगी मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, उसमें उनके कार्य और उनके जो कमिटमेंट है उनकी रिव्यू की समीक्षा की जाएगी और उन कुछ निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है। नीरज जी बोल रहे हैं क्वेश्चन आया था, तो पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिसी देख लीजिए मंथली होगा या क्वार्टरली होगा आपके पॉलिसीज में, क्योंकि 3 चीज़ें जैसे होना चाहिए। रीजनल हेड की जो विजिट होती है एक शाखा में,
वो साल भर में 2 बार, कई कई बैंकों में 3 बार भी होता है, लेकिन मैक्सिमम बैंकों में 2 बार, तो वो भी पॉलिसी में लिखा होता है। फिर उसके बाद जो आपके जो रिव्यू मीटिंग के लिए भी होगा, जब सवाल आया था तो रिव्यू मीटिंग तो मंथली बेसिस पे कर लीजिए। पहले क्वार्टरली होता था, लेकिन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और 2014-15 के बाद जो चीज़ें घटित हुई हैं, इसमें ग्राहक सेवा गुणवत्ता ईज गाइडलाइन आया है, इसलिए इसको मंथली बेसिस पे करते हैं। और एक प्रतिस्पर्धात्मक जो बैंकिंग प्रणाली आई है, इसमें मंथली इसमें विजिट होनी चाहिए। हालांकि आप पॉलिसी में एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, तो उस साथी से पूछा गया बिजनेस कितना लाए, तो लक्ष्य कितना था। तो आपको अगर कोई लक्ष्य दिया गया, कोई कैंपेन है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपके एफर्ट्स या आपने बिजनेस कितना लाया वो भी होना चाहिए। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, उनका भी 6-7 मिनट में ख़त्म हो गया। इन जो अभी मैं क्वेश्चन साझा किया, उनका रिटर्न एग्जाम भी अच्छा गया है, इंटरव्यू अभी हो गया, फाइनल तो अभी आएगा, समय है 31 मार्च को आएगा। देख रहे हो विनोद, कैसा लगा? अब रितु जी सवाल पूछ लो, आप क्या सवाल पूछना था? सर जैसे कि मैं भी छुट्टी में रही थी, मेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं था, मतलब मेडिकल इशू था। हम्म तो उसके बाद फिर मेरा तबीयत खराब हो गया, तो लगभग 5 महीने छुट्टी में रही। हम्म तो उससे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, पूछेंगे। क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। हम्म, और मैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी इस बार लगाई हूँ। वो नहीं होगा उसमें। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की जिक्र नहीं करना है। और जो छुट्टियां हैं उनके लिए ज़रूर एडमिट करना है कि हाँ सर, मुझे छुट्टियां लेनी पड़ी, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि पापा जी गंभीर रूप से बीमार थे, और उनकी देख रेख करने के लिए मुझे उनके पास होना था। और इस बीच मेरी भी तबीयत खराब हो गई दुर्भाग्यवश, जिसके कारण मैं जो है शाखा आने में असमर्थ थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में बैंक ने मुझे छुट्टी, मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और छुट्टी मिलने की वजह से मैं जल्दी रिकवर कर पाई, अपने परिवार, अपने पापा की देखभाल कर पाई, वो भी अभी स्वस्थ हैं सर। आप का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा मैनेजमेंट का। और मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और सुदृढ़ता के साथ मैं अपना काम में लग गई हूँ। आने वाले दिनों में इसके परिणाम दिखेंगे। मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ। मतलब हमारी कमी के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। अभी अभी उस समय बीमार थी, अभी बीमार नहीं हूँ, अभी ठीक हूँ। मुझे ब्रांच मैनेजर बना दीजिए, मैं सीधे चले जाऊँ रिकवरी करने के लिए। ठीक है, समझ में आया तो बोलिए। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। सर बोल रहे हैं कि सर मेरा जो भी है सर डिपॉजिट है सर, लोन एंड एडवांस है, एनपीए कासा है, वो मार्च से भी सब घट गया सर। इस बार टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया सर। तो अभी मैंने इस सेशन में, अभी आप शुरू से जुड़े होंगे तो मैंने बताया था कि जहाँ लक्ष्य नेगेटिव है या टारगेट सो नहीं, लक्ष्य नहीं हो पाए तो अलग जवाब देना है, अगर नेगेटिव है तो अलग जवाब देना है। तो आप अभी जुड़े कि शुरू से जुड़े थे? जोर से जुड़े थे सर, थोड़ा सा कुछ काम था तो थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हो आपका कोई सेशन बात कर नहीं। पाया सर। ओके, अभी ये रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, तो रिपीटेशन होगा, आप उसको देख लीजिएगा। जब भी आप नेगेटिव रहते हैं तो आपको अपने प्रयासों को गिनने की ज़रूरत है कि आपके एफर्ट्स क्या हो रहे हैं। और एफर्ट्स भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एफर्ट्स दिखना चाहिए। सर मैं 10 स्कूलों में विजिट किया, स्कूल का नाम भी पूछेंगे तो बताना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए और उसके फ़ोन नंबर पूछा गया, यस सर फ़ोन नंबर याद तो नहीं है लेकिन मेरे पास ज़रूर सेव है। इन लोग ऐसा करके आपको रखना है ना। या नाम पूछ लेंगे कि आप जब विजिट किए हो तो एक आध नाम याद आ रहा है, यस सर याद आ रहा है सर, सुरेश चंद्र मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर हैं सर, और वो एक्टिंग प्रिंसिपल हैं, उनका नाम याद है सर मुझे। फ़ोन नंबर तो याद नहीं है सर, मेरे मोबाइल में ज़रूर सेव है, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक। तो चीज़ें हैं, जब आप नेगेटिव हो तो आप अपने एफर्ट्स को याद रखिए, एफर्ट्स को बताइए, वो भी विनम्रता से और सकारात्मक तरीके से। ठीक है। और जैसा कि इंटरव्यू को अभी यहाँ समअप करते हैं 5 सीढ़ी में। पहला चीज पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप अपने आप को कितना जानते हो, अपने आप को कितना जानते हो ये, और अपने आप को बताने का मौका मिले तो कैसे बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ उनकी नज़र पड़ गई तो सवाल पूछे जा सकते हैं। जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ज़्यादातर पूछते हैं JIB क्यों नहीं किया, CIB क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें देखते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स क्यों नहीं किया, और बैंक ने अगर ऐसी कोई सुविधा और दी होगी तो उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है आपका जॉब प्रोफाइल। आप पिछले 5 साल से जो काम कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में जानकारी, या कोई केस स्टडी भी पूछ सकते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर कोई ग्राहक आया, वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर था, चेक में साइन लेके आया था, पैसा निकालने के लिए आया था, और जो अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई थी, कैसे करोगे? या कोई दूसरी ब्रांच का चेक लेके आया है, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आया है, उसका बेटा लेके आया है, करोगे कि नहीं? इस तरह की सिचुएशनल चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो काम आप देख रहे हो। तो पहला चीज़ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा चीज़ है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा चीज़ है जॉब प्रोफाइल जो आप काम कर रहे हैं, चौथा चीज़ है बैंकिंग नॉलेज जो ऑलरेडी पढ़ के आए हो आप, और पांचवा चीज़ है करंट अफेयर्स, ताज़ा ताज़ा क्या घटना घटित हुई उसके बारे में जानकारी। जैसे हो सकता है आने वाले दिनों में अगर है तो इंटरिम बजट के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं। तो कल समय मिला तो हम इंटरिम बजट पे कुछ बुलेट पॉइंट्स बता दूंगा, 5-6 बुलेट पॉइंट्स, उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग को बताने लायक कुछ चीज़ें हो जाएंगी कि सर अंतरिम बजट पेश हुआ, देश के वित्त मंत्री श्रीमती रमन जी ने पेश किया है, और चुनाव के पहले का बजट है इसलिए ये इंटरिम बजट पेश किया गया है। इसमें मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें सर सारा तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन 3-4 चीज़ें मेरे को याद आ रही हैं, उनको बताना चाहूँगा। तो आप 3-4 चीज़ें बता दीजिएगा, अगर जो कल डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं भी स्टडी करूँगा, और फिर सरल तरीके से जो हमारे बैंकिंग से को रिलेटेड होंगे और समाज कल्याण के होंगे, जिनका हमारे से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, उन चीज़ों को ही जिक्र करना है। ठीक है। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, बजट है तो बैंकिंग से रिलेशन होगा ही होगा। कैसे? एग्रीकल्चर का डिसबर्समेंट कोई टारगेट दिया होगा, या कोई सामाजिक न्याय या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बजट रखा होगा, कोई नई योजना को लॉन्च किया होगा, नारी सम्मान से जुड़ी हुई कोई चीज़ें लाई होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि इनका थीम ही नारी सम्मान है अभी का, है ना। तो ये थी आज के सेशंस। आज के सेशन से हम लोगों को कुछ अंतर्दृष्टि मिली होगी। तो धीरज जी का और श्रेयस एले जी का हम धन्यवाद करेंगे, उनको बधाई भी देंगे कि इन साथियों ने अपने अनुभव साझा किए हमारे साथियों के बीच, और इससे कुछ उनको अंतर्दृष्टि मिली होगी जो उनको प्रमोशन में सफलता दिलाने के लिए लाभकारी होगा। रितु जी, आपको कैसा लगा ये सेशन? आप तो बहुत देर में जुड़े। अच्छा लगा है सर। और थोड़ा मतलब लेट से जुड़ी हूँ, उसका बाद में देख लूंगी। लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके। और सर एक और विनोद जी? क्वेश्चन है। हाँ हाँ। जैसे कि मतलब मेरा नेक्स्ट जो मतलब ब्रांच में ट्रांसफर हुआ वो 2022 में, लेकिन उससे पहले 2021 में उस ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ था 18 लाख का। स्किल 4 की मेरी ब्रांच है, तो उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है। उनकी अपेक्षा रहती है कि अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो उसके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि वो घटना आपकी ब्रांच से हुआ है, भले ही 1 साल पहले 2 साल पहले हो, लेकिन उसका प्रक्रिया अभी चल रहा होगा। तो जो फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके बारे में भी जानकारी रखना है, और इसके मॉडस ऑपरेंडी की ये घटना कैसे, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। तो आप कह सकते हैं कि सर हाँ, एक BC था जो पैसा जमा करने आते थे और उसका स्लिप देता था, पैसा जमा नहीं करता था, ऐसे करते करते फ्रॉड हो गया। मतलब मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ, जो एक्चुअल घटना हुआ उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उनकी अपेक्षा रहेगी। तो इसमें क्या सीख मिलती है? तो आपने कि सप्लीमेंट्री चेकिंग होनी चाहिए, ग्राहक मीटिंग होनी चाहिए, जो ग्राहक का आपके साथ जुड़े हैं, आपके आसपास में इंफॉर्मेशन हो आपके पास होनी चाहिए, और ब्रांच की एक्टिविटी और बॉडी लैंग्वेज से आप में सतर्क होना चाहिए कि कौन किससे कैसी एक्टिविटी कर रहा है। क्योंकि एज ए बैंकर जो है ऐसी जगह में रहता है जहाँ पर से ये सारी चीज़ें जो हैं, अपॉर्चुनिटी, लिक्विडिटी क्रंच, और कोई इमरजेंसी अगर किसी को आया तो वो फ्रॉड करने की सोचता है। तो ये सारी चीज़ें को निगरानी करते हुए, और वाउचर चेकिंग, और बैंक में एक ही चीज़ ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन एंड प्रोस्पेक्ट एवरीवन। क्या बोला अंजना जी?
अंजना जी चले गए घर? रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन एंड प्रोस्पेक्ट एवरीवन। हाँ, बैंक में रिस्पेक्ट सभी की करनी है एंड सस्पेक्ट एवरीवन। ब्रांच मैनेजर भी कुछ काम दे रहा है तो सस्पेक्ट करिए, संदेह की दृष्टि की क्या ही काम है, पॉलिसी गाइडलाइन के हिसाब से है कि नहीं, हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यस सर देख रहे हैं सर, लेकिन सस्पेक्ट करिए, देखिए कि कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा है। डेबिट कराने के लिए बोल रहे हैं तो क्या है, पॉलिसी क्या कहता है, नहीं पता है, पॉलिसी पढ़ लीजिए, एक दिन रुक जाइए, हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए, कल कर लेंगे सर, है ना। एंड प्रोस्पेक्ट एवरीवन, प्रोस्पेक्ट का मतलब आपके सामने जो भी गुजरता है उसको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अंजना जी, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? हर कोई जो है वो हमारा भावी कस्टमर हो सकता है। यस, एक्सीलेंट। जो भी आता है उसकी प्रोस्पेक्टिंग, हमारे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग की। अभी मैं प्रोस्पेक्ट सर कर रहा हूँ, जैसे अंजना जी को प्रोस्पेक्ट, बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग है ये। सर एक क्वेश्चन था। उनका आवाज़ बहुत अच्छा है अंजना जी, आपकी आपकी ना वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, आप इम्प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सर। हम्म। और जब भी हमारे पास एक आवाज़ है उसमें हम वजन डालते हैं नॉलेज का और अनुशासन का, और पेशेंस होना चाहिए और सर सीक्वेंशियल। एक और क्वेश्चन है मेरा, कि अभी जैसे आपने बोला इंट्रोडक्शन के लिए, तो इस स्टेज पे आके जैसे कि मेरे को 16 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो चुका है इसी बैंक में, तो अभी मुझे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करना चाहिए कि डायरेक्टली मुझे, मतलब मैंने करना क्या चाहिए। क्या स्टेट्स कवर किए तो हैं, क्या क्या वहां से आना चाहिए? देखिए, जब 6 साल 5 साल से ऊपर बैंक में काम कर लेते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है, जो बेसिक ये आप एजुकेशन किए हैं जो, या ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं, उसको थोड़ी सी फास्टली स्किप करना होगा, क्योंकि हम वो सारा चीज़ें भूल गए होते हैं। तो इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सर मेरा नाम अंजना है और मेरा जन्म राजस्थान के फलना जिले के फलना गांव में हुआ था। मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा उसी गांव में हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं जयपुर आ गई। फिर उसके बाद मेरा रुझान जो है बैंकों के प्रति होने के लिए मैं बैंकिंग एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गई। और मुझे सफलता मिली सन उन 2011 में, और मैं बैंक में ऐसे ऑफिसर ज्वाइन की और मुझे आईडीबीआई बैंक मिला। फिर उसके बाद बैंक ज्वाइन करने के बाद इन पिछले 6 वर्षों का मुझे कार्य अनुभव मिला और इस बीच 2 शाखाओं में काम करने का अवसर मिला। वर्तमान में मुझे ऑपरेशन में जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मैं फलां शाखा में पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। और आज आपके समक्ष जो मैं साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। इस बीच मेरी हॉबी गाने सुनना है, या जो जिसके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें 1 मिनट में कह सकते हैं। तो देखो मैंने स्किप कर दिया आप सारे एजुकेशन एजुकेशन को, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन था। था है। जैसे मैंने बीटेक किया हो सर, मतलब फिर बीटेक के बाद बैंकिंग में आ गए, तो सर ये पूछ सकते हैं ना इसके बाद फिर ऐसे क्या फिर? पूछ सकते हैं, कुछ भी तो पूछ इसका सकते हैं, इंटरव्यू है। सर्टिफिकेशन क्या होगा सर? सर मैंने ये बीटेक किया है, टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है। मैंने ज़रूर बीटेक किया है सर, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे उतना गाइडेंस नहीं मिला। हमारे साथ रहने वाले जो साथी हमारे दोस्त हैं उनके साथ मैं बीटेक में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अंदरूनी रुझान जो है बैंकिंग पे था। और बैंकिंग में रुझान होने की वजह से मैं बैंक के तैयारी में जुट गया। और जो बीटेक में किया हूँ उसमें जो मुझे ज्ञान मिला है उसका उपयोग मैं टेक्नोलॉजी के तौर पे देख पाता हूँ, और उसका जो है मैं अभी उसका फ़ायदा देख पाता हूँ। मैं आज जो है उस काम को, उस मेरे हुनर को जो है इस्तेमाल करने में सक्षम हूँ, ऐसा करके बताना होगा, ठीक है। सर टेक्नोलॉजी हम्म। आप ही को क्यों मैं सिलेक्ट करूँ इस पोस्ट के लिए? बताइए, हम आपको क्या करें, आपके अंदर है क्या? ये सवाल का जवाब तो आपको पता होना चाहिए, आप ही को क्यों सेलेक्ट करें। यही तो एक जबरदस्त सवाल है जिसमें आपको उन्होंने ताश के पत्ते ओपन करने के लिए बोल दिया। आप ओपन करके दिखा दो, मैं राजा हूँ सर, मैं सबसे ज़्यादा जो है मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा नो योर स्ट्रेंथ। एक वीडियो है ना ऋतु किरण जी, आपने देखा? यस सर। आप अपने स्ट्रेंथ, शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को जानना।
तो आप अपने स्ट्रेंथ को बताइए कि नीरज कुमार जी है क्या, नीरज है, कुमार है कि डेस है। तो आपके अंदर जो खासियत है उसको बताइए कि सर पिछले 6 वर्षों का जो मुझे कार्य अनुभव मिला है, उस कार्य अनुभव को मैं बहुत नज़दीकी से पूरी बैंकिंग प्रणाली को सीख पाया हूँ, और उस अनुभव से मैं बेहतर ग्राहक सेवा देने में सक्षम रहा हूँ, और साथ ही साथ अनुपालन कैसे किया जाता है इसको भी भली भांति जान गया हूँ, और इसके साथ मैं व्यवसाय वृद्धि करना भी सीख गया हूँ, जिससे मुझे साहस आया है, और मैं नई जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हुआ हूँ मन से। और अगर मुझे ये नई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं भली भांति अपने दायित्व को निभा पाऊंगा, और बैंक की व्यवसाय वृद्धि में अहम रोल अदा करूंगा, अपना योगदान कर पाऊंगा। इसीलिए महोदय मेरा सिलेक्शन इस पद के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये बहुत सही सर। अनुभव से सीख पाया हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। समराइज कर दिए। ठीक है, तो आपने जब आपको मौका मिला तो आपके अंदर खासियत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है रितु किरण जी, सभा समाप्त की जाए। जी सर। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, बोलिए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर यूं ही, न हारेंगे हौसला उम्र भर यूं ही, ये किसी और से नहीं हमने खुद से ही वादा किया है। ये किसी और से नहीं हमने खुद से ही वादा किया है। और नए पद पर, नई जिम्मेदारी पर हमने बहुत सूक्ष्मता से निशाना साधा किया है। ये नहीं बोलना है, हालांकि ये सारी इसलिए सारी ये सारी बोला जाता है क्योंकि आप उसमें पॉजिटिव कोशिकाएं पैदा होती हैं। जितनी बार भी हम अच्छी चीज़ें बोलते हैं, भावनात्मक चीज़ें बोलते हैं, तो पॉजिटिव सेल्स पैदा होते हैं। तो जैसे कि आप सवाल ही पूछ रहे हो, तो पूछिए सवाल, हर सवाल का जवाब हम कर देंगे। पूछिए बहुत सारे सही। सवाल, हर सवाल का जवाब हम कर देंगे। चांद सितारों के बीच अगर हमें रख देंगे तो पूरे आसमान को महताब कर देंगे। जिंदगी में रख देंगे तो जिंदगी के आईने को ख्वाब कर देंगे। और अगर हमें बगीचे में छोड़ दिए तो सारे कलियों को गुलाब कर देंगे। पूछिए जितने सारे सवाल, हम उसका जवाब कर देंगे। और हमारे सेशन में आइए, हम आपको लाजवाब कर देंगे, हम आपको लाजवाब कर देंगे। विनोद, सुन रहे विनोद? हैं? जी सर। वाह वाह करो, वाह वाह करो। कोई वाह करता है? वाह सर, वाह 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 वाह। मजा आ गया बोलो। हम्म, क्या सर? मजा आ गया बोलो, मजा आ मजा आ गया, गया। बहुत अच्छा। मजा आ गया सर। ये वर्ड हैं, ये डिक्शनरी में रखो। वाह, बेहतरीन, वाह, जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन। मजा आ क्या गया। आज तो मेरे को बहुत अच्छा लग क्या रहा आ है, गया? शानदार लग रहा है। ये वर्ड हैं जो आपको पॉजिटिव करते हैं, सफलता के दिलाते हैं। ज्ञान व्यान साइड में है, चीजें सब साइड में है। आपके अंदर वो अस्त्र शस्त्र नहीं है। आपसे मैं विनोद से बात करता हूँ, नाम तो विनोद है, प्रसन्न चित्त, लेकिन बोले सर बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत कठिनाई है, बहुत ना फ्रॉड हो गया सर, मैनेजर भाग गया सर। हैं? नहीं सर, ना हो सके। सर ये बिल्कुल। डर लगा हुआ रहता है ना कि एग्जाम सर वहाँ इंटरव्यू नहीं कुछ तो पूछेगा ना सर, इसलिए इसको लॉकर इसका में रखो ना, जवाब। लॉकर लो ना, किराए पे लॉकर लो, मीडियम साइज का ले लो, जाओ कल रखो सब उसको लॉकर, शाम तक, ठीक है, एग्जाम तक रखो। ठीक, क्योंकि सड़क में, मतलब सड़क में मैं चला, दिल में अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, चलते वक्त पैर हड्डी में पड़ा और हड्डी के ये बयान थे कि "ए चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे"। तो हम क्या होता है, परिस्थितियों को देख के थोड़ा सा ऐसा घबरा जाते हैं। तो लॉकर में रखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो चलिए, आप ये मान के चलिए कि ये जीवन की सामान्य प्रक्रिया है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। जिस तरह हम बैंक जाते हैं, जिस तरह हम लोकल ट्रेन ट्रेवल करते हैं, जिस तरह हम टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन लेके आते हैं, खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह इंटरव्यू भी आएगा, उस दिन हम स्मार्ट बन के जाएंगे। सिर्फ इंटरव्यू के दिन स्मार्ट बन के नहीं जाना है, ये आदत रखिए कि पूरे 365 दिन में अगर 300 दिन बैंक खुला तो स्मार्ट बन के जाना है। ठीक है विनोद, सुन रहे हो विनोद? जी सर। हाँ सर। और फोटो शूट होगा रोज, मेरे को फोटो खींच के भेज दिया कर। ठीक है, देख रहे हो विनोद? हैं, सब खुश हो जाते हैं आपको देख के।
है ना, क्योंकि आपका नाम ही विनोद है। तो आप क्या करना हाँ। कि पूरे दिन स्मार्ट बन के जाना बैंक में। 5 लोग बोले वाह सर आज बर्थडे तो नहीं है, अगर ये भाव आ गया तो समझ लो आप सफल हो गए। क्यों? क्योंकि आपको देखने वाले बहुत हैं। देखने वालों, क्या गाना गाना याद आ जाता है मुझे। तो आपका आप आशीर्वाद रहेगा तो जरूर सफल हो जाएंगे सर, सर। सफल होते रहेंगे। जरूर सफल होंगे हैं। तो आपके सफलता की कामना करते हुए, आपके बेहतर कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता, एक सामान्य प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जाएंगे, उस दिन के लिए ऊर्जा देने की शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल। कल बजट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। नो। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट कल सर। शाम को आपके गुड साथ एक नाइट। पीरियड गुड नाइट। शेयर करेंगे सर। कल मेरा जरूर इंटरव्यू है। आइए, स्वागत है। मैं बता रहा हूँ, अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ का वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। भगवान ने ये प्रतिभा आपके अंदर दी है, इसका इस्तेमाल करिए। एक बार अलग से बात करिएगा, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप करिएगा। जीवन बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, इसका आनंद लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या हुआ, कुछ बलाएं आपके साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे आप, क्योंकि रोशनी की कथाएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो आप वाह लोग वाह वाह। वाह वाह वाह। कल सिर्फ आप सामना कीजिए सवालों का, बाकी परिणाम अपने अपने साथ ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।